हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। लो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू आज चैप्टर खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। बीओपी हमारी यूनिट चल रही है, पहला चैप्टर था फॉरेन एक्सचेंज रेट, आज खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत मुद्दा है, फटाफट से डिस्कस करते हैं, पैक करते हैं। बाबू मैं बात कर रहा था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, लास्ट टॉपिक था। क्या होती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? वेयर फॉरेन करेंसीज आर बोट एंड सोल्ड। भाई किसी भी मार्केट का काम क्या होता है, उसमें बिक रही कमोडिटी की खरीद बेच पे ध्यान देना। यही बेटा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट करती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फॉरेन एक्सचेंज की ही बाय सेलिंग पर ध्यान देती है, ठीक है। वो मार्केट दो तरीके की थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बात करी थी आपसे। एक स्पॉट मार्केट और एक थी फॉरवर्ड मार्केट। एट फ्यूचर आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हो, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी समझ में आती है, सामने वाला 50 लाख बेचने को तैयार है, आपको 3 महीने का समय चाहिए, मेरे उसको भी 3 महीने समय देने को तैयार है। आप उसके साथ मीटिंग मत बैठे, आपने कहा कि 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करो, 45 लाख रुपए 3 महीने के बाद तुम्हारा दूसरी गाड़ी, ठीक है। तो ये जो आपने काम किया है ना इस मीटिंग में बैठकर, ये फॉरवर्ड मार्केट में किया, बस आपको समझ नहीं आ रहा। ट्रांजैक्शन टुडे, ट्रांजैक्शन आज है, सेटल्ड है फ्यूचर में, सेटलमेंट तो फ्यूचर में समझ में आ गया। तो फॉरेन मार्केट होती है स्पॉट मार्केट। स्पॉट मार्केट आपने घूमने जाना है कहीं पर भी, समझो जैसे सिंगापुर फॉरेन घूमने जा रहे हो, आज आप किसी आरबीआई का प्राइस बैंड में जहाँ फॉरेन एक्सचेंज खरीदी और बेची जाती है, आपने बेटा 2 लाख रुपए रखे कि इसके इक्वलेंट मुझे सिंगापुर डॉलर दे दो। आज की ट्रांजेक्शन करी आपने और बाबू आज ही उसमें उठा के सिंगापुर डॉलर दे दिए। ट्रांजेक्शन टुडे सेटल्ड एट टुडे, आज की ट्रांजेक्शन करी, आज ही सेटलमेंट हो गई। तो ये क्या कहाँ हो रहा था, तो स्पॉट मार्केट में हो रहा था। तो ये तो परेशानी तो समझ में आने के बाद चलो बाबू फंक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 फंक्शन है तो 3 फंक्शन समझने में 40 मिनट लगता है, ठीक है। कोई घटना में टाइम लगेगा लगाने में, अच्छा तो लगेगा। अब पहला फंक्शन है नोन एज हेजिंग फंक्शन। पहले फंक्शन को बोलते हैं बेटा हेजिंग फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का पहला फंक्शन है। इसको पता है हेजिंग का मतलब क्या होता है? वो हेजिंग का मतलब होता है अपने रिस्क को कवर करना, अपने रिस्क को मिनिमम करना। बेटा जनरली एक होता है एक्सपोर्टर है ना, सारे यूज करके अपने रिस्क को मिनिमाइज कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, अपने रिस्क को ना हेज करते हैं। कैसे करते हैं वो सीखना है आपको। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ बेटा, अगर किसी इंसान ने सी ए नहीं की हुई ना, कोई आपको समझा नहीं सकता। ये टॉपिक सी ए फाइनल का है, ठीक है जी। आपकी तो दोनों नहीं होगी, मैं अगर पढ़ने के बाद तो आप समझ नहीं पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ, ठीक है जी। ये प्रैक्टिकल मैंने सी ए फाइनल में सीखा था, आपको 12th में सीखा था, ठीक है जी। चलो आओ समझते हैं। आपने आपने बेटा आज 1 अप्रैल को कुछ गुड्स इम्पोर्ट किया है, ठीक है जी। तो आज $1 का दाम 80 रुपए चल रहा है, मान लो $1 लाख कुछ आपने इम्पोर्ट किया, ठीक है। अगर आज पेमेंट करनी हो कैसे करोगे? 80 लाख रुपए देंगे आपने, बैंक को दोगे, वहां से कन्वर्ट कराओगे, $1 लाख आएंगे, पे कर दोगे। आज करनी हो यही करोगे, आज नहीं करनी। मानो आपने पेमेंट करनी है बेटा, 3 महीने के बाद तय हुआ कि आपने पेमेंट करनी है on 30th June, ठीक है। अब ये स्पॉट पे प्राइस चल रहा है, ये स्पॉट मार्केट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है सर।
30 जून को पेमेंट करनी है। अच्छा, अगर आप कोई भी एक्शन ना लो तो आपके दिमाग में एक डर है कि 30 जून को अगर ये डॉलर 50 से लोग पहुंच गया तो क्या होगा? पहुंच सकता है। डॉलर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इन द इकोनॉमी। डॉलर बढ़ सकता है, सबको पता बढ़ सकता है, 50 से भी पहुंच सकता है। सर कितना नुकसान हो जाएगा? 5 लाख का। ठीक है, इतने कमाए नहीं होंगे गुड्स इम्पोर्ट करके, इतना नुकसान भी होंगे। डर लग रहा है बाबू? ये इंसान ये ऑर्डर फॉरवर्ड मार्केट में पहुंचे, मार्केट में आराम से सुनना। इसने कहा कि मैं आज ही डॉलर बाय करता हूँ $1,00,000 एट अ प्राइस ऑफ 80। ट्रांजैक्शन टुडे सैटरडे 30 जून को बकाया पैसे दे दो। तो उसने कहा कि आप ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो बिना डाउन पेमेंट नहीं करते हैं, डाउन पेमेंट लिया होगा 50,000। उसने कहा कि डन। तो 30 जून को आएगा, बचे हुए पैसे, बचे हुए कितने? 79,50,000 दे जाएगा। टोटल 80 लाख हो गया, 50,000 भी देके जाएगा, 79,50,000 बाद में $1,00,000 मिल जाएगा। ठीक है, अभी खत्म नहीं मेरा टॉपिक शुरू हो रहा है। था मान लो $1 आज 30 जून को स्पॉट मार्केट में आपको कोई फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसके लाख खर्च में $1,00,000 करेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो बहुत अच्छा बता समझाना वो नहीं था जो तुम समझना चाह रहे थे। समझाना उसकी बात है, आसान बात नहीं समझानी, वो तो समझ ही आएगी। अब सुनना क्या होगा। सर अगर मैं फॉरवर्ड मार्केट वाला कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दूँ कितने पैसे लगेंगे? 79,50,000 ऑर्डर है, मतलब $100 का पड़ेगा। ठीक है, फायदा लेना है लो। क्या होगा? पैसे सर 50,000 रुपये का नुकसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। स्पॉट मार्केट से जाके डॉलर खरीद लो। कितने का $1 78। कितने रुपए में लगे? 78 लाख। 78 नहीं पड़ा तो 78 लाख 50 का लॉस हो गया, 78.5 का उड़ गया डॉलर। 80 से तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे तो 80 का खरीद रखे था आपने फॉरवर्ड मार्केट में, तो अभी भी कितना बढ़ गया? 78.5 हो गया आपका ना। ये बिल्कुल वैसे ही है, ज्वेलर का एडवांस ले आए, 50,000 लाख रुपए बुक कराए, वो रुपये में रेट पे लेंगे। मान लो हमने जो पे लेंगे 15 लाख रुपए की रिजर्वेशन की। ठीक है, सडनली वो कवरेज ठीक ठाक अमाउंट से लेगा। मंजूर ज्वेलर के पास क्या होगा? मैंने जब कर लिया कर दे, वहां से सस्ता मिलेगा तो खरीद लो। बिल्कुल ओके बात समझ में? क्लियर कर रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे। वन इज स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट, वो क्लियर कर रहा हूँ। सेकंड वन इज हेजिंग फंक्शन, वो क्लियर कर रहा हूँ। थर्ड वन डिमांड और सप्लाई, दो टॉपिक थे, उसमें स्पेक्यूलेशन वाला पॉइंट छोड़ा हुआ था, मैं वो भी क्लियर कर रहा हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा, मैं समझाता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, 1 अप्रैल को फॉरवर्ड मार्केट में और 30 जून का कॉन्ट्रैक्ट करा, $1 बाय कर दिए, इन्हें डिमांड कर दी डॉलर की, डिमांड कर दी कि नहीं कर दी? मैंने $1,00,000 बाय करके 30 जून को आऊंगा, हिसाब किताब कर दिया ना डिमांड। रियलिटी में बताना क्या ये एक्चुअल डिमांड है या स्पेक्युलेटिव डिमांड? क्या इसका फाइनल होना कंफर्म है कि आएगा? कंफर्म किसको है? स्पेक्युलेटिव डिमांड ही तो है ये। देख लो वहां पर डिमांड में लिखा था पॉइंट स्पेक्युलेटिव। 3 दिन हो गए मैंने समझाया नहीं, लिखवा के छोड़ा। सर समय लगता है ना अच्छी चीज को समझने के लिए, इतना जल्दी कैसे समझा दूं आपको बात? जवानी बहुत लेट समझ तो। क्लियर है बात? पक्का से अब तीनों बातें क्लियर हुई, हेजिंग फंक्शन, स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट और डिमांड वाला स्पेक्युलेटिव पॉइंट।
सप्लाई वाला भी हो जाएगा, 1 मिनट दे दो। ठीक है, चलो जी, अभी हेडिंग फंक्शन चल रहा है, कंटिन्यू है। अब बात एक्सपोर्टर के एंगल से, इंपोर्टर के एंगल से। आगे खबर, आपने एक्सपोर्ट किए हुए हैं किसी फॉरेन कंट्री में $1,00,000 के, मान लो आज $1 का दाम है 80 रुपए। आपके दिमाग में 3 महीने पहले पैसे आएंगे 30 जून को, मेरे तो 80 लाख तैयार है, $1,00,000 आएगा, 80 के हिसाब से बेच दो। सर क्या गारंटी है 30 जून को 80 रहेगा? कोई गारंटी नहीं। और आपको डर लग रहा है कि डॉलर 78 का आना है, 78 का आना है, डर तो सता ही सकता है, डर सता रहा है आपको। 78 का आएगा तो 2 लाख का चलना लग जाएगा बेफालतू का, और इतने कमाई नहीं। तो आज ही फॉरवर्ड कि मैं डॉलर सेल करता हूँ, ठीक है, ये लो 50,000 ले लो, डॉलर सेल करता हूँ, 30 जून को आऊंगा, सेटलमेंट कर जाऊंगा। ये तो होती है फॉरवर्ड मार्केट, ट्रांजेक्शन टुडे सेटलमेंट फ्यूचर कि 30 जून को आऊंगा, $1,00,000 दे जाऊंगा, अपने पैसे ले जाऊंगा, ले लो एडवांस ले लो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरा 50,000 रुपए का। ठीक है जी बाबू, वही हुआ जिसका डर था, $1.78 का रह गया। पर आपको कोई टेंशन है क्या? आप जाओ फॉरवर्ड मार्केट वाले कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो, आपको पूरे 80 बिक मिलेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। पर ये थोड़ी समझाना है आपको, ही पता है समझाना है बाबू। $1 80 हो गया, फॉरवर्ड मार्केट वाले कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करोगे तो 80 लाख मिलेंगे, नुकसान हो जाएगा। फिर 80 का चल रहा है डॉलर का भाव स्पॉट मार्केट में, कह दो मैं कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करता, तो नहीं 50,000 जब तो देना कर ले, चलिए जब आप स्पॉट मार्केट में बेच दो डॉलर, कितने का बिकेगा? 83 लाख, 50 का वहाँ नुकसान हुआ 82.5 लाख, 82.5 रुपये आ गए $1 के हिसाब से, आगे मार्च। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट, स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट दिखाई दे रहा है कैसे काम करती है स्पॉट मार्केट फॉरवर्ड मार्केट, दिखाई दे रहा है रिस्क कैसे कवर करता है अपना एक्सपोर्टर इंपोर्टर, हेजिंग किसे कहते हैं। ठीक है, समझदार हो तो सप्लाई में भी एक पॉइंट लिखा था स्पेक्युलेटिव। सर जब 1 अप्रैल को पहुंच गए आप फॉरवर्ड मार्केट में कि मैंने $1,00,000 सेल करे, सप्लाई करे, मतलब थे आपके पास? थे तो नहीं, बस बोल दिया जी करे, तो आपने, आपको नहीं लगता आपने स्पेक्युलेटिव सप्लाई क्रिएट कर दी? अभी तो आएंगे 3 महीने लगेंगे उसमें, तो पर कर तो दी ना स्पेक्युलेटिव सप्लाई क्रिएट, यही तो समझा रहा था। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए, 2 फंक्शन और बचते हैं, खत्म करते हैं, वो चैप्टर भी खत्म करते हैं। बहुत टाइम लगा, मुझे भी बताया टाइम लगा, और बाबू अगर अच्छे से समझना था यार टाइम तो देना पड़ेगा ना यार, वरना क्या है, बुक में तो 2 लाइन लिखी हुई है, जिंग रट सकते हो, रट लो आपको लगता है तो। हमें बाबू सेकेंड फंक्शन इज ट्रांसफर फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन बाबू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक और फंक्शन परफॉर्म करती है नोन एज ट्रांसफर फंक्शन, या फॉरेन करेंसीज एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होती रहती हैं। इट मे बी थ्रू आरटीजीएस और नेफ्ट, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं टेलीफोनिक ट्रांसफर, इट मे बी थ्रू बैंक ड्राफ्ट। मैं क्लियर करता हूँ बेटा क्या चीज़ का डिस्कशन चल रहा है। बाबू अच्छी बात बताओ, जब मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला था मार्केट का मतलब ये नहीं होता कि कोई चार दीवारी है या कोई सामान बिक रहा है। मार्केट का मतलब होता है कि बस ह्यूज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर है, जरूरी नहीं है बेटा उसकी कोई फिजिकल लोकेशन है, जरूरी नहीं है। समझ में आती थी ना ये बात? आज मैं प्रूव भी करता हूँ उस बात को। ओह, आप ना एक काम कर रहे हो, आज मान लो जिम के शौक चढ़ा है आपको, ठीक है, और आपका जो जिम ट्रेनर है वो आपको कहता है कुछ सप्लीमेंट ले लो जी, प्रोटीन यूज करना शुरू कर दो, ठीक है, आप अंडर वेट हो, प्रोटीन लगा सकते हो, ठीक है। मैं मतलब मेरे को इस ऐसी कोई पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मान लो कर रहे हो आप, आपको शौक है, ठीक है जी। सर आपके दिमाग में लेकिन एक बात है कि इंडिया में ना जितने भी प्रोटीन मिल रहे हैं सब उसकी प्योरिटी इंश्योर करना मुश्किल है, और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड भी इंडिया के नहीं है। एक भी प्रोटीन का एस्टैब्लिश्ड ब्रांड आप देखोगे वो इंडियन नहीं है, सारे एस्टैब्लिश्ड ब्रांड यूएस से के हैं, ठीक है जी।
पर आपको डर है यार डुप्लीकेट कंज्यूम ना कर लूँ, पंगा ना हो जाए, या यहाँ से बहुत महंगा मिलता है, या मार्जिन बहुत है लोगों का, तो आपने सोचा कि इसी में यूएसए की वेबसाइट से डायरेक्टली ऑर्डर करता हूँ। ठीक है, आपने वेबसाइट खोली, कोई भी डैश 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 प्रोटीन, मुझे नहीं पता कौन सा, ठीक है जी, और बाबू आपने एक प्रोटीन का रेट देखा जो कि सिंबलाइज कर रहा था इन डॉलर, पूरी वेबसाइट डॉलर्स में रेट दिखा दिया, आपने ओके किया, उसने डॉलर में ही रेट कोट करे, कुछ भी समझ लो $99 लेट्स सपोज, ठीक है जी, आपने ओके किया, क्लिक करा, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाली, पेमेंट कट गई, आपको तो आइडिया भी नहीं होगा ये सब कितनी जल्दी हुआ और कैसे हुआ। सर आपके अकाउंट से पैसे इन इंडियन रुपी ही कटे, आपके बैंक ने उसको कन्वर्ट करा डॉलर में और बेटा पहुंचा दिए पैसे यूएसए में डॉलर्स में। सर इसे ही बोलते हैं टेलीफोनिक ट्रांसफर, ये आरटीजीएस ही हुई है, बस आपके पास से इंडियन रुपी में कटी है और वहां पर पहुंची इसमें बेटा यूएस डॉलर में पहुंची। जिसको आरटीजीएस का मतलब नहीं पता, मेरी अगली यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से आरटीजीएस, बाकी आपको पता ही 11th में मैंने कितनी पीएचडी कराई आरटीजीएस में। समझ में आती है बात, क्लियर है बात। सर अब मैं आपसे पूछूं, ये कोई फिजिकल लोकेशन में बैठे हुए काम हो रहा था, डॉलर बाय और सेल हो रहे थे, ये तो कोई फिजिकल लोकेशन थी नहीं, आपने ऑनलाइन पेमेंट करी, वहाँ पहुंची भी डॉलर में, घटी भी इंडियन रुपये में, आपके बैंक ने इतनी तेजी से परफॉर्म किया, आपको हवा भी नहीं है। सर फॉरेन करेंसीज खरीदी भी गई और बेची भी गई, देखा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे काम करती है, क्या बेटा ट्रांसफर फंक्शन परफॉर्म करती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो तो रहे हैं फंड ट्रांसफर। दो मैं एक और बात भी कर देता हूँ आपके साथ, तो आप ना कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाहते हो फ्रॉम चाइना, मतलब मैंने ऐसा सुना है, मेरा क्लाइंट भी है जो इंपोर्ट करता है प्रोडक्ट, हम जब बाइक चलाते हैं तो एक स्पार्किंग प्लग होता है, सबको पता होगा, प्लग शॉर्ट हो जाए तो बाइक स्टार्ट भी नहीं होती है, सबको आइडिया, ठीक है, हमें कॉस्ट कितना करता है, कितना कॉस्ट करता है, कोई 60 रुपये मांगता है, कोई 100 रुपये मांगता है, कोई 150 रुपये मांगता है, ऐसे में उल जुलूल पैसे मांगे जाते हैं। चाइना में प्रोडक्ट 7 रुपीज़ का, 7 रुपये, ठीक है जी, इंपोर्ट होता है इंडिया में, ठीक है, इंपोर्ट के खर्चे, इंपोर्ट ड्यूटी, ब्ला ब्ला ब्ला, 15-20 रुपये का हार्डली बढ़ता होगा, उसके बाद सब मार्जिन जितने भी लोग हैं उन सबका, ठीक है, समझ में आएगी बात। मान लो आप ये खरीदने में इंटरेस्टेड हो फ्रॉम चाइना, इंपोर्ट करने में इंटरेस्टेड हो, उन्होंने सैंपल दिखाया आपको, व्हाट्सएप पे इमेजेस दिखाई, आपने ओके कर दी, उन्होंने प्राइस दिखाया, आपने ओके कर दिया, पर आपको डर है कि आप पूरा कंटेनर भर के माल मंगा रहे हो, आपके करोड़ों रुपए फंस ना जाए, अगर के पेमेंट हो जाए, वहाँ से प्रोडक्ट ना आए, आपको दिमाग में टेंशन सता रही है, आप क्या करा आपने, अब आप अपने बैंक के पास गए, उनकी करेंसी का, शायद वहाँ पर युआन से होता है, आपने उनकी करेंसी का बैंक ड्राफ्ट रेडी करा दिया, ठीक है, याद होगा शायद डीडी, मुझसे पढ़ा डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है, उसी को हम प्यार से बैंक ड्राफ्ट भी बोलते हैं, आपने उनकी करेंसी का बैंक ड्राफ्ट रेडी करा लिया और आपने कहा कोई नहीं, एक विजिट चाइना दे देते हैं, आप पहुंच गए चाइना, ठीक है, एक्चुअल में अपने सामने गुड्स देखा, अपने सामने पैक कराया, वेसल पे फिटवाया और बाबू उनको डीडी ऑफर कर दिया आपने, जो आप लिख करते थे। सर ये डीडी बना आपके बैंक अकाउंट से ही है, आपके रुपीस को इतनी जल्दी आपके बैंक ने युआन में कन्वर्ट करा, युआन का डीडी बनाकर दे दिया और बाबू ये पेमेंट युआन में ही पहुंची, हो गया फंड ट्रांसफर, कट रहा इंडियन रुपी में, बहुत सारा दूसरी करेंसी में, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, बात समझ में आ गई फिर सारी, ट्रांसफर फंक्शन भी किया, आगे बढ़ जाए, लास्ट फंक्शन, शुक्र है जी बाबू, लास्ट फंक्शन है क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, क्या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी उधार है, याद आ जाएगा जल्दी, जिन्होंने मेरे पास से पढ़ा हुआ बहुत याद है, पर अभी मतलब मुझे याद कराने में 10-12 मिनट चाहिए, क्योंकि मैं फिर पहले उनको सब कुछ समझा दूँ जिनको एक्सपोर्ट प्रोसीजर इंपोर्ट प्रोसीजर के बारे में भी कुछ नहीं पता, लोग अच्छा कर देता हूँ, एक बार सामने देखेंगे सर। बाबू ये कोई पर्सन है मिस्टर ई, ये गुड्स इंडिया में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं,
बाबू ये कोई पर्सन है मिस्टर आई, इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है सर। मिस्टर आई ने बोला ई को एक काम कर, मैंने तेरा प्रोडक्ट तो देख लिया है व्हाट्सएप पर, तूने सैंपल भेजे ही हैं, एक काम कर एक कंटेनर भर के ना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दे, जैसे ही गुड्स मेरे पास पहुंचेंगे मैं तेरी रेट डाल देता हूँ। ऐसे थोड़ी होता है। मैंने तो एक काम कर, ये तो मेरा बैंक अकाउंट नंबर लिख, सबसे पहले पैसे डाल मेरे बैंक अकाउंट में, जैसे ही मेरे पास पैसे आते हैं मैं तेरे गुड्स एक्सपोर्ट कर देता हूँ। क्या पागल हो गया तू? कहता पहले तू गुड्स भेजेगा, जब वो इंडिया पहुंच जाएंगे यहाँ से पैसे भी पहुंच जाएंगे। पहले तो एडवांस ही भेजेगा, जब पहले एडवांस मेरे बैंक अकाउंट में शो हो जाएगा फिर सोचूंगा गुड्स भेजने का। क्या करेगा वो तुम आ नहीं रहे, बाकियों को तो पता ही क्या करें। क्या करना चाहिए रितेश भाई, पहले पैसे या पहले गुड्स? दिवेश, रितेश, दिवेश बताओ भाई, पैसे या गुड्स? हाँ बहुत कर लो, 50% एडवांस भेज दो। चलो ऐसे नहीं होता बाबू। ये कोई गुड्स सहारनपुर से नागल तो जान ही रहे कि आधे घंटे बाद नागल ही मिलोगे पैसे ना दिए तो। ये बाबू यूएस से जा रहे हैं गुड्स, या मतलब यूएसए से आ रहे हैं गुड्स। सर अगर इसने गुड्स बेच दिए और आपने पैसे ना दिए, सर इसके लिए बहुत मुश्किल है आपको ट्रेस करना। पहले वीज़ा लगवा के इंडिया आएगा, आपको ढूंढेगा, इंडिया तो वैसे बड़ा छोटा सा है, 10-20 लोग ही रहते हैं, अभी पकड़ लेगा आपको, धप्पा करेगा सर। और अगर गलती से इसने पैसे दे दिए, ये तो और मरा, इसने पैसे दे दिए, सर यूएसए का वीज़ा भी नहीं लगेगा आसानी से। तो अगर किसी को ये कह दोगे कि घूमने जा रहा हूँ आज, फिर तो लग गया जरूर वीज़ा। बस एक आधी बार घूमने का बहाना लेके टूरिस्ट वीज़ा लगा के चले जाओगे, 4-5 दिन घूमोगे, इतने में ही करोड़ों के नीचे पहुंचोगे। बड़ी सीधी सी बात, ढूंढोगे कैसे आदमी को? नहीं हो सकता ट्रेस। तो सर ये तो भूल जाओ कहानी की वहाँ से एडवांस आएगा या वहाँ से गुड्स आएंगे, ऐसा कुछ होगा। इसका एक सॉल्यूशन है, सब जानते हैं, पुराने बच्चे एलसी याद आ गया होगा, इनको नहीं पता वो समझ लो अच्छे से, जो 11वीं पास नहीं हुए अभी तक। 11वीं क्लास ही है, जब बच्चे बोलते थे ना बिजनेस स्टडीज या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सब्जेक्ट, तो मैं बताता था बेटा ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कुछ नहीं होता, ठीक है ना, आपको लगता है मैं रट के पास हो जाऊंगा, 12वीं में ये चीजें दर्द दे रही होती हैं। आओ बाबू, मिस्टर आई क्या करेगा सब जानते हैं बेटा। मिस्टर आई और ई एक हेल्दी डिस्कशन करेंगे कि आप बताओ कि आपके आसपास बैंक का नाम बताओ कोई। बाबू मान लो इसने कोई बैंक का नाम बता दिया कि मेरे घर के आसपास एसबीआई है, जो कि एक्चुअली में होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड की लगभग हर कंट्री। बाबू ये एसबीआई के पास पहुंचा और इसने अकाउंट खुलवाया नोन एज एलसी। एलसी मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है जी। इस अकाउंट की एक ब्यूटी है, एक बार जो अमाउंट जमा हुआ आपका विड्रॉन का राइट खत्म है। बाबू जितने भी रुपए का आप गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो आप उसकी एलसी करवाइए एसबीआई के पास, ठीक है। इस एसबीआई को गारंटी दे दी कि पैसों की गारंटी मेरी है। इस एसबीआई ने बोला कि पैसों की गारंटी मेरी है, आप इको कि गुड्स चलाकर रसीद भेजे, पैसे मैं दूंगा, ठीक है। अब वो इस एसबीआई ने इको गारंटी दे दी कि मेरे पास आ चुके हैं पैसे, गारंटी मेरी है, आप गुड्स एक्सपोर्ट करके प्रूफ ला दो, वही लेता हूँ। इंसान की गारंटी वैलिड नहीं है, बैंक गारंटी तो वैलिड है, बैंक गारंटी तो वैलिड है। अब मिस्टर ई ने वेसल पर गुड्स रखवा दिए, एक इसको प्रूफ मिलता है, रसीद मिलती है, इसका नाम होता है बिल ऑफ लीडिंग, अगर कुछ बात हो तो, ठीक है जी। जिसको नहीं याद रसीद मिलती है,
अभी मैं ट्रांसपोर्ट नगर में गुड्स पैक कर रहा हूँ कि मेरा एक नगर ले जाओ नागर मेरे इस दुकानदार को दे देना। सर आप लोगों ने मुझे भी एक रसीद मिलेगी जिसको आप बिल्टी बोलते हो। रसीद तो मिलेगी ना, गुड्स मेरे हैं तो वो रसीद तो यहाँ पे भी मिलेगी ना, वेसल पे गुड्स रखोगे तो वो रसीद मिल गई आपको। आपने रसीद लेके SBI बैंक में दिखा दीजिए, ये लो रसीद, लाओ मेरे पैसे दो। SBI पता क्या करेगा, क्या करेगा, 10 मिनट वेट करो जी, बैठो। ये रसीद आई SBI के पास, SBI ने रसीद मेल पहुंचा दी इस SBI को, ये रसीद आ चुकी है, पैसे ट्रांसफर करो। बाबू ये पैसे ट्रांसफर करेगा इस SBI को, SBI मिस्टर ई को दे देगा। मिस्टर ई पिक्चर से बाहर मिल गए पैसे। सर ये अभी तक तो मेल गई थी, बिल ऑफ लेडिंग या रसीद कुछ भी कह लो, ये रसीद पोस्ट के थ्रू कैसे भी से SBI तक पहुंचाई जाएगी। SBI के पास आ गई रसीद ओरिजिनल, ये किसको देगा, मिस्टर आई को। मिस्टर आई जाएगा पोर्ट पर, जिस भी पोर्ट पर गुड्स आ रहे होंगे ये रसीद दिखाएगा, तभी गुड्स क्लियर होंगे, वरना गुड्स ही क्लियर नहीं होंगे। समझ में आएगा? कोई भी फंसा? कोई नहीं फंसा, ना ई फंसा ना ई फंसा, ना उसके पैसे एडवांस की कहानी ना उसके गुड्स के एडवांस की कहानी, कुछ भी नहीं हुआ ना, बिल्कुल क्लियर निकल गए। अब सुनो, इसमें उधार थोड़ी था, मैं तो क्रेडिट फंक्शन पढ़ाना था। अभी तो मैंने उधार पढ़ाया ही नहीं, इजी, ये समझ ही नहीं आएगा तो उधार कहाँ से समझ में आएगा, देना समझ में आएगा, बेसिक ही नहीं पता अगर आपको तो। अब सुनो जी, उधार बाबू, अगर उधार भी होता है ना तो भी बैंक एज इट इज इन्वॉल्व होते हैं। अब होता क्या उधार में, एलसी नहीं होती, क्योंकि उधार है आपको समझ में आएगा, बैंक इन्वॉल्व है एज इट इज। बाबू इन्हें क्या करा, वेसल पे गुड्स रखवाया, रसीद मिली, ये रसीद दे दी जिसका नाम है बिल ऑफ लीडिंग SBI को, साथ ही साथ एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया जिसको बोलते हैं यूसांस ड्राफ्ट। कुछ याद है? वैसे 11th क्लास दो तरीके के बिल ऑफ एक्सचेंज होते थे, साइड ड्राफ्ट एंड यूसांस ड्राफ्ट। मैं साइड ड्राफ्ट की बात नहीं करता, बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है जी, सीधा एक मुद्दे पे रहते हैं, स्पेसिफिक क्रेडिट फंक्शन की बात करते हैं। यूसांस ड्राफ्ट बाबू, एक बिल ऑफ एक्सचेंज इसके पास है और एक रसीद, ये बिल ऑफ एक्सचेंज और ये रसीद SBI भेजेगा इस SBI को। इस SBI की जिम्मेदारी पता है क्या होगी, बिल ऑफ लीडिंग पहले नहीं शो करेगा, पहले यूसांस ड्राफ्ट शो करेगा साइन पर, उस पर यही लिखा होगा कि मैं सारा गुड्स मिस्टर ई से उधार पर खरीद रहा हूँ, US से मेरा एक जगह पर रहता है, फला फला अमाउंट का गुड्स है और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं इतने दिन में पेमेंट कर दूंगा। मैक्सिमम टेन्योर इज 90 डेज, 90 दिन मैक्सिमम मिलते हैं। बाबू 90 दिन में पेमेंट होना तय हो गया और मिस्टर आई ने खुद एक्सेप्ट करा कि अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो आप इंडियन कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चला सकते हो, ठीक है जी, सब कुछ लिखा गया, सारी शर्तें बिल ऑफ एक्सचेंज में। बाबू आई ने पहले उसको साइन करे, SBI को दिया, फिर SBI ने बिल ऑफ लीडिंग दिया, आ चुका है ड्राफ्ट। बाबू ये बिल ऑफ लीडिंग देगा, गुड्स क्लियर कराएगा, इस्तेमाल करेगा, बेचेगा, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करके इस SBI को दिया था, ये SBI ट्रांसफर करेगा इस SBI को, ये SBI देगा मिस्टर ई को, ये संभाल के रखेगा। 90 दिन में पैसे आ गए तो ठीक, नहीं आए तो मुकदमा शुरू। उधार है, दिख रहा है उधार, यूसांस ड्राफ्ट नाम होता था 11th क्लास। बाकी तो भैया आप जग जानते हो सब, कितना बड़ा आपने रखते हैं, आज के लिए इतना ही है, चैप्टर खत्म हो गया बेटा, बाय।